हेलो दोस्तों, 10th क्लास जो यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था, साइंस विज्ञान का जो पेपर है, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसका जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में आज मैं दिखाता हूं आपको। तो आप देखते हैं जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है 10th क्लास विज्ञान में, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बहुविकल्प क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, किसी दर्पण से आप चाहे किसी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा प्रतीत होगा। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो या तो समतल या उत्तल दर्पण होगा। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों से रखी दो वस्तुओं को फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाना का कारण क्या है। तो ऐसे हो पाने का कारण होता है समंजन क्षमता, क्योंकि समंजन क्षमता हमारी आंख का जो उत्तल लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को घटाता है, बढ़ाता है, जिससे कि आप वस्तुओं को देख सके। तो इसका आंसर है बी, इसका बी पार्ट है समंजन क्षमता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पास क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो डी है, इसका 25, यानी कि ये डी इसका आंसर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, यानी कि वाट आपकी शक्ति है, ये विभव है। जब इसे 110 वोल्ट से स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो उसके लिए आपका जो फोर्थ का आंसर है मैंने आपको दिखाया है, जो बल्ब है उसकी पावर 100 वाट है और विभव उसका 220 है। तो आप सूत्र लगाओगे P बराबर IV, P की वैल्यू रख के और आप I की वैल्यू निकालोगे तो आपकी जो I की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5/11। अब आपको निकालना है क्वेश्चन में उसका जो P पावर क्या होगी यदि उसे 110 वोल्ट से कनेक्ट करोगी। तो P बराबर IV, I की वैल्यू आपने निकाली है 5/11 और V को आपने कनेक्ट किया है उसे 110 वोल्ट से। तो यहाँ पे 110, तब इसे काटोगे तो ये आपका करके आएगा 50 वाट। इसका जो आंसर है वो 50 वाट है, सी पार्ट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें दिया हुआ विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, एमीटर। तो एमीटर कहते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो वो आपका जो है फ्लेमिंग के ऑप्शन है, इसका डी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद हमारा जो 7 क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको मालूम है, सी इसका ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, सी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका 9, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आप देखते हो ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन इसके ऑप्शन में कहीं भी प्रतिस्थापन नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बन यौगिक का निर्माण हुआ। तो जो सर्वप्रथम कार्बन यौगिक था वो यूरिया था, ए। तो इसका आंसर है ए, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 11, एल्केन का सूत्र आप जानते हो, CnH2n+2 होता है, तो इसका जो आंसर है वो ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, बार का रासायनिक सूत्र होता है HgA, तो 12 का जो आंसर है वो HgS है, ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में कार्बन परमाणु की जो संयुक्ता होती है वो कितनी होती है। तो आप जानते हो कार्बन परमाणु की जो संयुक्ता होती है वो 4 होती है, तो इसका बी, ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं। इसका आंसर पादप में और जंतु दोनों में। तो इसका जो आंसर है वो ए और बी दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि सी इसका आंसर है। इसके बाद 15, पुष्प के किन निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। तो वो आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 को जो आंसर है वो पुंकेसर है, सी आंसर है आपका 15। इसके बाद 16, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का निर्माण करता है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, वो होता है थायोक्सिन, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राशय में होता है। इसमें आपका लिखा हुआ है, शुक्राशय में नहीं, जो होता है वो होता है विरसन में होता है आपका। किसमें होता है? विरसन में। तो ये आपका जो 17 है उसका विरसन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। तो महिलाएं एक्स गुणसूत्र कहां से प्राप्त करती हैं? आप जानते हो अपनी माता और पिता दोनों से करती है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी, ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक पादप है? तो ये दिए हुए हैं, तो एक पादप इसमें जो है वो हरे पौधे हैं। तो 19 का जो बी ऑप्शन है आपका हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 20, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है आपका एब्सिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो आंसर है इसका। तो ये आपके जो ऑप्शन क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन थे, वो आपके इनका आंसर है ये। इसके बाद खंड ब पार्ट बी आपको दिया हुआ है। पहला फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, एक कार का हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा? तो हमें दिया हुआ है हेडलाइट में अपवर्तक परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई 4, जो तंतु की लंबाई है वो 4 है। मिलीमीटर, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये HO की वैल्यू है। सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए आप जो है इसमें 10 से डिवाइड करोगे। 10 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 0.4 सेंटीमीटर। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा बनता है, तो लंबाई है प्रतिबिंब की HI वो 40 सेंटीमीटर है। HI की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आपकी है, तथा परावर्तक 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का? तो जो बनाना है आपको 5 मीटर की दूरी पर बनाना है प्रतिबिंब, तो V की वैल्यू जो है प्रतिबिंब की दूरी है 5 मीटर। इसमें 100 से गुना करोगे तो ये 500 सेंटीमीटर होगी। तो फोकस दूरी की आपको गणना करनी है, F आपको निकालनी है। तो आप जानते हो M बराबर होता है -V/U। M की वैल्यू आपको दिया हुआ है कि HI/HO होता है। HI और HO की वैल्यू आप रखोगे तो 100 आएगा। अब M बराबर एक फॉर्मूला और होता है -V/U। तो M आपने 100 निकाला है, माइनस V की वैल्यू आपके पास 500 है। यहां से आप U की वैल्यू निकालोगे तो ये यहां पर आएगा, ये इसके बटे में आएगा। तो 100 से 500 को काटोगे 5 बार, तो जो U की वैल्यू है आपकी -5 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो आपका फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। तो F आपको निकालना है, V की वैल्यू आपके पास 500 है, U की वैल्यू आपके पास -5 है। इसमें एलसीएम लोगे 500, तो यहाँ पर इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा -5.05। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसमें आवर्धन भी निकालना है इसी क्वेश्चन में। तो आवर्धन अभी आपने पीछे निकाल चुके हो, आवर्धन कहते हैं M को, और M की वैल्यू आपने निकाली है 100 सेंटीमीटर। तो सॉरी, सेंटीमीटर नहीं होता इसका मात्रक, क्योंकि आवर्धन कोई मात्रक ही नहीं होता, तो केवल 100 होगा इसका आवर्धन। तो इसका आवर्धन क्या होगा? 100। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण। तो आप जानते हो प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण, आकाश का नीला दिखाई देना है, खत्ते के सिग्नल का लाल रंग का होना है, बैंगनी रंग की। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजरने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? तो सबसे, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ता है, तो जो सबसे ज्यादा झुकती है, जो विचलित होती है, वो आपकी होती है बैंगनी रंग की किरण। तो इसका आंसर है बैंगनी रंग। थर्ड क्वेश्चन है, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तार की त्रिज्याओं का यह अनुपात है। यदि पहले तार का प्रतिरोध इतना है तो दूसरे तार का प्रतिरोध आपको निकालना है। तो आप जानते हो लंबाई समान है, और जब आप तार हैं तो एक ही तार हैं, एक ही धातु के हैं, तो उनके जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो समान होते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध होता है RA/L।
तो पहले के लिए आपको हो जाएगा R1 A1 और R1 A1 और R2 A2 दूसरे, लंबाई समान है, L से L कैंसल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसल, तो R2 और R1 के इसके बटे ये पहुंचेगी इसके बटे में R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है R2 आपको निकालना है, R1 की वैल्यू आपके पास 4.5 है और ये उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, R1 बटे R2 की वैल्यू है 2/3। तो इसके स्थान पर आपने 2/3 रखा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45, हिसाब काटोगे 9 पंजे 45, 0.5 गुना 4, 5 चौक 20, तो 2.0 यानी कि 2 ओम होगा उसका नया प्रतिरोध। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो आप जानते हो प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है ओम मीटर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको दिया हुआ है नंबर 1, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली और आवरण के रंग लिखिए। नंबर 1, भू संपर्क तार। तो भू संपर्क तार क्या होता है? भू संपर्क तार का मुख्य कार्य धात्विक आवरण वाले विद्युत उपकरणों को सुरक्षा देना है। आमतौर पर ये कैसे कलर के होते हैं? हरे कलर के। तो करंट पूछा था किस कलर के होते हैं, तो ये हरे कलर के होते हैं भू संपर्क तार। दूसरा है उदासीन तार, ख पार्ट, विद्युत धारा के लिए वापसी पथ का काम करता है और परिपथ को पूरा करता है। आमतौर पर यह काले रंग के होते हैं। तो जो उदासीन तार होते हैं वो हमारे काले रंग के यूज करते हो। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है, इसमें किस चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप जानते हो एक तो प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, जितनी चालक की लंबाई बढ़ती है प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता है। एक तो प्रतिरोध डिपेंड करता है उसकी लंबाई पर, और एक करता है क्षेत्रफल पर। प्रतिरोध जो है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है प्रतिरोध भी उतना ही घटता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद इसमें अथवा में क्वेश्चन है आपके, फोर्थ में अथवा में है। पहला है धारावाहिक परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र। तो ये आपका पहले का आंसर है। ये एक चालक है आयताकार, जिसमें कि आपकी कुंडली बनी हुई है, तार है, इसको आपने बैटरी जोड़ा, तो इसमें जो आपके ये हैं आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये इसका चित्र है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है नंबर 1, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है आपके पास, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वो परस्पर लंबवत हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह बल चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा भौतिक राशियों को ज्ञात करने में होता है। दाहिने हाथ का अंगूठा अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए, यह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो ये आपका आंसर है दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम। यदि हम किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मुड़ जाएंगी। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, पार्ट 2 है। 5 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। ये 4 आपके हैं, इनके आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं। तो ये है पहला आपका C3, इसमें आप देखते हो एल्डिहाइड ग्रुप है और कार्बन के नंबर है 4, 3 + 1 4, तो ये हो जाता है आपका ब्यूटेनल। दूसरे में ये ब्यूटेनल हुआ पहले का आंसर। दूसरे में आपका है CH3COCH3, कीटोन ग्रुप आया हुआ है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 ये प्रोपेनॉन है, क्योंकि इसमें ऑन जोड़ते हो तो प्रोपेनॉन। इसके बाद थर्ड है
1 2 3 4 5 6 और ऑल ग्रुप है, और हेक्स तो हेक्सेनॉल। इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 2 से स्टार्ट हुआ है, इधर से 1 2 2 से स्टार्ट हुआ है, बोलेंगे ब्यूट। 4 है ब्यूट, और दूसरे से स्टार्ट हुआ है ये ट्रिपल बॉन्ड 2, और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हो आप आइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में ऑक्सीकारकता अपचायक पदार्थ और कारण देते हुए लिखिए। तो आप देखते हो ये समीकरण है, ये लिखी हुई है समीकरण। इसमें आप देखते हो Zn जो है वो प्लस Zn प्लस की 2 है, तो Zn यहां पर आपका अपचायक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन खोकर Zn प्लस 2 बनाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं उनमें प्लस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन प्लस बनाते हैं वो आपके अपचायक होते हैं, तो ये आपका अपचायक है। Cu प्लस 2 अपचयित होकर ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन आपका, क्योंकि आप देखो Cu ने इलेक्ट्रॉन आपके क्या करे हैं, Cu प्लस में जाता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन आपके ग्रहण किए हैं, इसलिए यह आपका ऑक्सीकारक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है संक्षारण के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए संक्षारण को। तो संक्षारण आप जानते हो कि इसके 2 उदाहरण देने हैं। तो संक्षारण में लोहे पर जंग लगना और तांबे पर हरी परत का चढ़ना, तो ये आपकी 2 उदाहरण है। अगर आप समझाना भी है, मैंने केवल उदाहरण दिए हैं। आप जानते हो लोहे को जो है, आप लोहा जो है वो किसी भी आपके कोई केमिकल है, अम्ल है, क्षार है, या कोई लवण है, या आपका जल और वायु की प्रेजेंसेशन पे उस पर जो है आपके भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये आपको लिखना है, इसमें चढ़ जाती है, उसे हम जंग कहते हैं। ऐसी तांबे पर आपकी परत चढ़ जाती है, हरे कलर की परत होती है, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्साइड की परत होती है सभी। तो ये आपके उदाहरण है, ये आपके इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो पहली है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को उष्मा प्लस मरकरी प्लस, तो मरकरी ऑक्साइड होता है HgO, और इसको जब आप हीट करते हो तो Hg मरकरी प्लस O2 निकालता है, तो इसको संतुलित करोगे आप। इसके बाद दूसरी समीकरण है आपकी आयरन थर्ड मतलब आयरन की संयुक्ता 3 ऑक्साइड, तो आयरन की संयुक्ता 3 ऑक्साइड O की होती है 2 Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जो आपका होता है Al, ये क्रिया करेंगे तो Fe, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो Al के साथ आपका O आएगा और Fe अलग हो जाएगा, और Al की वैलेंसी 3 O की 2, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है आपका। संतुलित करोगे आप, ये संतुलित समीकरण की हुई है। तीसरी है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड आपका होता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट होती है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस यहां पर CO2 निकलती है, जब भी आप CO3 को हीट करते हो तो CO2 निकलती है। बैलेंस आपकी समीकरण है। इसके बाद है कॉपर सल्फाइड, ये CO2 कॉपर सल्फाइड प्लस Q प्लस ऑक्साइड, तो Q प्लस ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड इक्वल बनाती है कॉपर प्लस SO2, तो ये समीकरण आपकी संतुलित है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड अथवा वाला पार्ट है साबुनीकरण। इनमें से कोई एक पार्ट करना होता है, हाइड्रोजनीकरण, प्रतिस्थापन, ये तीनों आपके आगे देखते हैं। तो इसका जो अथवा वाला पार्ट है साबुनीकरण, तो साबुनीकरण किसे कहते हैं, आप जानते हो तेल या वसा को कास्टिक क्षारों के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होते हैं, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये एक आपका वसा है, ये NOH की उपस्थिति में होती है, तो ये जो भाग है आपके C17H35, ये COO निकल जाता है और इसके साथ Na आ जाता है, तो बन जाता है साबुन। ये साबुनीकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त यौगिक जो होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल जाते हैं, इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उदाहरण देखते हो, ये एथीन है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई, एक बॉन्ड टूटता है, एक H यहां पर जुड़ता है, एक यहां पर, तो बन जाता है एथेन। इसके बाद हमारा जो है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, आप जानते हो किसी यौगिक का एक परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि उसके स्थान पर जाकर जुड़ जाता है,
तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारे जितने भी एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो ये मीथेन है आपका, और इस मेथेन में क्लोरीन से क्रिया कराई तो एक एच यहां से निकल जाता है, एक HCl यहां से तो बन जाता है आपका HCl, प्लस बचता है CH3 और एक Cl आता है मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इस नहीं अब इसमें जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का वर्णन करना है। तो उसमें आपका पहला गर्भ निरोधक विधियों में कंडोम का आप यूज कर सकते हो, लिंग या योनि में पहने जाते थे, शुक्राणु को रोकते हैं, इससे STI से भी बचाव होता है। डायाफ्राम जो योनि में रखा जाता है, शुक्राणुनाशक फॉर्म क्रीम या स्पंज जो शुक्राणु को मारते हैं, गर्भनिरोधक गोलियां यह रोज लेनी होती हैं, और जैसे मलाडी और सहेली। इसके बाद आपका इंजेक्शन ये कुछ हफ्तों या महीनों के लिए लगाए जाते हैं। योनि रिंग यह योनि में रखी जाती है। कॉपर टी गर्भाशय में लगाई जाती है और निषेचित अंडों को प्रत्यारोपित होने से रोकती है। पुरुष नसबंदी शुक्राणु ले जाने वाली नलिका को बंद कर दिया जाता है। महिला नसबंदी डिंब वाहिनी नलिकाओं को काट दिया जाता है, परंतु सभी विधियां 100% प्रभावी नहीं होती हैं ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका को समझाना है। तो आप देखते हो लिंग गुणसूत्र वे खास गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे मनुष्य में X और Y गुणसूत्र, महिलाओं में 2 X XX और पुरुषों में 1 X व 1 Y XY गुणसूत्र होते हैं। ये अन्य 22 गुणसूत्रों से अलग होते हैं। मानव लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका, लिंग निर्धारण में Y गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX तथा पुरुषों में XY का जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे लड़का या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, परंतु पिता से यदि X प्राप्त होता है तो लड़की, एवं यदि Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़का प्राप्त होता है। तो ये देखा है आपने मादा और नर, मादा में XX और नर में होता है आपका XY। तो यदि आपका मादा का जो X है और नर का आपका इसके साथ में ये मादा का XX है और नर के XY है, यदि इसका X और इसका Y आता है तो लड़का बनता है, और यदि आपका ये X और इसका X तब आपकी लड़की होती है। ये आपके बने हुए डायग्राम। तो इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पोषी स्तर और साइटोकाइनिन। तो हमारा जो पोषी स्तर है, इस पोषी स्तर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के वे चरण या स्तर होते हैं जो उनके भोजन के स्रोत के आधार पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। जैसे उत्पादक पौधे पहला स्तर होता है, शाकाहारी हिरण दूसरा स्तर होता है, मांसाहारी शेर तीसरा स्तर होता है, और सर्वोच्च जो मांसाहारी है वो बाज है जो चौथे स्तर बनाता है, जहां स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। इसके बाद हमारा जो आपने देखा साइटोकाइनिन पौधों के महत्वपूर्ण वृद्धि हार्मोन है जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन और पौधों के विकास को नियंत्रित करते हैं। ये जड़ों में बनते हैं और जाइलम द्वारा पौधे के ऊपरी हिस्सों में पहुंचते हैं। पत्ती जीर्णांत को रोकते हैं, शीर्षस्थ प्रभुत्व को कम करते हैं तथा ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभेदन और वृद्धि को संतुलित करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें ये आपका है तो ये क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन में ग्लूकोज अणु के विभिन्न खंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, इसे पढ़ लेना। वीडियो को ज्यादा लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें।